नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और ठंड पड़ रही है, सावधानी से रहें, बिना ज़रूरत के बाहर ना निकले। तो चलिए हम लोग सीधे मुद्दे पर बेटा आते हैं। आपका टाइम बड़ा महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूँ उसका पूरा आप इस्तेमाल करें। तो सीधे हम आपको मुद्दे पर लेकर के चलते हैं। तो बेटा हम लोग का जो मुद्दा चल रहा था वो क्या था, वही बेसिक हिस्ट्री। और बेसिक हिस्ट्री में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। इसमें जल्दी से आइए हम एक दोहरा लेते हैं क्या क्या हुआ था। तो पहला हम लोग इतिहास की परिभाषा पढ़े थे। दो, इतिहास और हिस्ट्री में क्या अंतर है ये हम लोग देखे थे। तीसरा बेटा हम लोगों ने देखा था इतिहास से क्या लाभ है। सारी चर्चा हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं, हल्का सेंट में आपको दे रहा हूं। अगला पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा था, इतिहास से क्या हानि है। अगला पॉइंट बेटा हम लोग ने देखा था क्या, भारत में इतिहास लेखन का विकास। बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा था। अगला पॉइंट बेटा हम लोगों ने देखा था भारत की भौगोलिकता, जिसके तहत 3 मुद्दों पर हम लोग फोकस किए थे। और अगला पॉइंट जो आज का होगा वो क्या है, भारत की अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा। इस पूरी सीरीज में, बेसिक हिस्ट्री की सीरीज जो हम आपको बता रहे हैं, इसमें अगर हम बात करें कि सबसे महत्वपूर्ण या सबसे ज़्यादा कहाँ हमें जानने सीखने को मिलेगा, तो बेटा ये पॉइंट है। इतना इंटरेस्टिंग, इतना ज़्यादा इससे हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो और इसमें अंतिम पॉइंट हमारा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिस्ट्री, जो सीरीज का अंतिम पॉइंट होगा। तो बेटा हमने आपको बताया कि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण आज का मुद्दा है। पूरा ध्यान से देखिएगा और बहुत कुछ आप इससे सीखेंगे। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए पूरी क्लास देखिएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी पूरी क्लास देखिए, इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आपके लिए बहुत कुछ इसमें जानने सीखने को मिलेगा। तो आइए हम सीधे आपको लेके आते हैं मुद्दे पर। तो क्या है मुद्दा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी भारत की अनेकता में एकता। तो बेटा अगर हम बात करें भारत की अनेकता में एकता की, तो हम कह सकते हैं कि हमारे देश में ढेरों विभिन्नताएं, चाहे वह भौगोलिक दृष्टिकोण से, चाहे सामाजिक, चाहे राजनैतिक, है ना, धार्मिक, सामाजिक, हर तरीके से। तो पहले बेटा हम लोग यही चर्चा करेंगे, थोड़ा सा ड्रॉपिंग कर लेंगे कि देखिए किन किन क्षेत्रों में हम विभिन्नताओं की बात करेंगे। तो जैसे पहला बेटा इसमें मुद्दा होगा भौगोलिक विभिन्नता, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी। भौगोलिक विभिन्नता, भौगोलिक जोग्राफिकल डाइवर्सिटी। इसमें दूसरा मुद्दा हम लोग क्या लेंगे, राजनैतिक, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी, राजनैतिक विभिन्न। अगला पॉइंट इसमें हम क्या लेंगे, धार्मिक विभिन्नता, रिलीजियस डाइवर्सिटी। अगला इसमें हम लोग क्या लेंगे, सामाजिक
डाइवर्सिटी, सामाजिक विभिन्नताएं। अगला पॉइंट इसमें हम लोग क्या लेंगे, सांस्कृतिक, सॉरी भाषाई विभिन्नताएं। और अंतिम पॉइंट इसमें हम लोग लेंगे सांस्कृतिक, कल्चरल विभिन्नताएं। और बेटा जब ये सारे मुद्दे हम लोग देख लेंगे और समझ लेंगे, फिर यहां से हम 3 सवाल पर आपसे चर्चा करेंगे, आपको फोकस करेंगे। वो पहला सवाल होगा कि हमारे देश पर इतने आक्रमण क्यों? एक सवाल। हमारे देश पर, दुनिया में हम अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अगर आक्रमण कहीं हुआ है तो हमारे देश पर, आखिर क्यों? इस सवाल को देखेंगे, इसका उत्तर जानेंगे। दूसरा इसमें सवाल हम लेंगे कि हमारी पराजय का क्या कारण? हमारी पराजय, इतने आक्रमण हुए, आखिर हम बार बार क्यों पराजित होते रहे, इसको जानेंगे। और इसमें तीसरा सवाल बेटा हम लोग लेंगे, वो तीसरा सवाल होगा कि इतने आक्रमणों के बावजूद हमारे देश की जो संस्कृति और सभ्यता थी, ये कैसे अक्षुण्ण व अपरिवर्तित, जो हड़प्पा की व्यवस्था थी वो आज भी हमारे समाज में विद्यमान है, जो इस बात का प्रमाण है। इतने आक्रमणों के बावजूद हमारे देश की जो संस्कृति और सभ्यता थी वो आज तक विद्यमान है। तो यही सवाल है, कितने आक्रमणों के बाद आखिर कैसे हमारी संस्कृति और सभ्यता वो थी अक्षुण्ण रही या अपरिवर्तित रही। अगर आप खुद समझ पा रहे होंगे कि अगर इन तीनों सवालों के उत्तर आपको मिल जाए तो आपको बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से पूरी सीरीज जब हम देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि हम इसमें कितनी सारी चीजें आपको बताते हैं। तो चलिए सीधे पहला मुद्दा हम लोग लेकर के आगे बढ़ते हैं, भौगोलिक विभिन्नताएं। तो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, भौगोलिक विभिन्नताएं। तो हम इसको बेसिक हिस्ट्री के सीरीज में भारत का जो भौगोलिक विभाजन बताया था, इसके तहत तीन मुद्दे पर डिस्कस किए थे। भारत का नामकरण, भारत का सीमांकन और भारत का भौगोलिक विभाजन। उसमें इसमें जो बातें मैं बताऊंगा उसमें कुछ बातें वहां पर भी देखने को मिलेंगी, उसे हम फिर से यहाँ पर रिकॉल कर देंगे, लेकिन पूरा डिटेल हम जा करके वहीं देखेंगे। तो बेटा अगर पहला पॉइंट अगर भारत की भौगोलिक विभिन्नताओं की बात करें, देखें तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा देश भारत है उसका जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है वो कैसा है, 6 डिग्री 4 मिनट। इंदिरा पॉइंट से लेकर उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट इंदिरा कोल तक। अब मैं
सब नहीं बताने वाला लिखूं वगैरह, मैं लिखूंगा नहीं, आप खुद देख ले पिछली सीरीज में। और अगर इसका देशांतरी विस्तार बेटा आप देखें तो आप कह सकते हैं 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। ये आपके देश भारत का देशांतरी और अक्षांशी विस्तार है, जिसके तहत आपका देश स्थित है और जिसमें ढेरों विभिन्नताएं आपको दिखाई देंगी। जैसे कि आपका देश ऐसा देश है जहां तीनों मौसम एक गर्मी, दो ठंड, तीन बरसात। वैसे तो शरद काल चौथे के रूप में गिना जाता है, खैर वो आप भूगोल वाले बताएंगे आपको। इसके साथ जब तीन मौसम, तो आप कह सकते हैं कि छह बसंत ऋतुएं, स्प्रिंग सीजन, छह बसंत ऋतुएं पाई जाती है। हमें लगता है कि बहुत कम ही देश होंगे जहां पर ऐसी स्थिति या इतनी सारी भौगोलिक विभिन्नता बेटा मौसम में दिखाई देता होगा। ठीक है, अब इसको अगर उदाहरण से हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि जैसे अगर गर्मी की बात करें तो आपके पास लेह जैसा गर्म क्षेत्र, बहुत गर्मी यहां पर रहती है। अगर ठंड वाले क्षेत्र की बेटा आप बात करो तो आप कह सकते हो लद्दाख जैसा ठंड क्षेत्र, बहुत ज्यादा यहां पर ठंड मौसम, बहुत ज्यादा ठंड हो जाता है। और अगर बरसात की बेटा हम लोग बात करें तो हम कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराम या चेरापूंजी आपके देश में ही स्थित है। तो आप देख रहे हैं एक छोटी सी बात, एक पॉइंट हमने लिया कि जो हमारा लोकेशन दिख रहा है उसके हिसाब से आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ तीनों मौसम विद्यमान है। भूगोल में ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में आप पढ़ते होंगे, हम इतिहास के दृष्टिकोण से खाली आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ताकि हम आपको जो सवाल 3 लिखे थे उसके उत्तर तक लेके जा सके। अगला पॉइंट बेटा इसी भौगोलिक अंतर में अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट भी देख ले कि इसी भौगोलिक विभिन्नता में भी ये भी पॉइंट है, नए पेज पे हमने लिया है। तो आप देखें कि हिमालय जैसा पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय जैसा पर्वतीय क्षेत्र, और आपको पता है इसी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट K2, हालांकि ये नेपाल में है लेकिन है तो भारत का ही हिस्सा नेपाल है, हिमालय है। ठीक है, तो अगर हम बात करें हिमालय जैसी पर्वतीय क्षेत्र तो सुंदर वन जैसी घाटी वैली, अगर आपके पास सबसे ऊंचा क्षेत्र आप कह सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट है दुनिया का सबसे ऊंचा, तो सुंदरबन जैसी घाटी भी आपके पास स्थित है। इसी तरीके से बेटा अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं
कि राजस्थान में थार जैसा मरुस्थल, राजस्थान में थार जैसा मरुस्थल तो भारत के प्रत्येक क्षेत्र में, भारत के प्रत्येक क्षेत्र में लैंड ऑफ गोल्ड भी स्थित है। जी हां, बहुत महत्वपूर्ण। लैंड ऑफ गोल्ड से मतलब है कि दुनिया के सबसे फर्टाइल लैंडों में से लैंड की बात करें। इसे बेटा अगले पेज पर हम आपको समझाएंगे। तो जैसे हमने कहा कि भारत के प्रत्येक क्षेत्र में लैंड ऑफ गोल्ड भी स्थित है। इसे छोटा सा मैप में अंदाजा लगा लेंगे। जैसे अगर ये इस क्षेत्र की हम बात करें तो ये कौन सा क्षेत्र है? सिंधु घाटी, इंडस वैली, याद आ रहा है? सिंधु घाटी का क्षेत्र जहां प्रथम नगरीकरण हुआ, जहां प्रथम नगरीकरण हुआ, और यह जो नगर था किस नाम से? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया, जो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता जिसे मेसोपोटामिया सभ्यता के नाम से जाना जाता है, कि क्या थी? समकालीन। जो विश्व गुरु होने की सार्थकता सिद्ध करता। बेटा जब पढ़ेंगे तो देखेंगे, विश्व गुरु मैंने लिख दिया, बड़ा शब्द है, लेकिन आप परेशान न हो, आप इसको खुद जब पढ़ेंगे समझ जाएंगे। लेकिन इतने में जानिए कि हड़प्पा सभ्यता आपकी वो सभ्यता है जो आज के हजारों वर्ष पूर्व, मतलब आप कह सकते हैं कि अगर हड़प्पा का पूरा इसका जो विकास काल देखें तो करीब 5500 बीसी से हम मान सकते हैं, और इस समय 2000 या 2300 ईस्वी चल रहा है, तो आप कह सकते हैं कि लगभग 7500 वर्ष पूर्व की बात हो चुकी। तो 7500 वर्ष पूर्व यह सभ्यता जिस विकसित अवस्था में दिखाई देता है, या कहें कि इस हड़प्पा सभ्यता के तहत जो हमें तकनीकी टेक्नोलॉजी दिखाई देती है वो 18वीं शताब्दी, हमने बीसी की बात की, हड़प्पा 7500 वर्ष पूर्व की बात कर रहा हूं और 18वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं, तो आप कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता 7500 वर्ष पूर्व विकास के उस पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था बेटा, जहां 18वीं सेंचुरी में लंदन और पेरिस हमको दिखाई देता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जहां 18वीं शताब्दी में लंदन पेरिस पहुंचा, वहां हम 7500 वर्ष पूर्व पहुंच चुके थे, जो विश्व गुरु होने की सार्थकता को सिद्ध करता है। तो ये बात रही, एक लैंड ऑफ गोल्ड की बात मैंने की। अगर इस तरफ की हम बात करें तो ये आपको मैं एक मानक के रूप में दिखा रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं है कुछ, आप बस एक आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन बन जाए। तो अगर बेटा इस क्षेत्र की बात करें तो आपको महसूस हो रहा होगा ये गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र दिख रहा है, और ये वो क्षेत्र है जहां सेकंड द्वितीय नगरीकरण हुआ, जहां द्वितीय नगरीकरण हुआ। और इसी काल के तहत आप देखेंगे स्टेट फॉर्मेशन, राज्यों का उदय यहीं से हमको दिखाई देता शुरू हुआ, और यहीं से वो चीजें हमको दिखती हैं जो आज तक हमारे बीच विद्यमान है। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रथम नगरीकरण जो हुआ
वो इस घाटी या इस द्वाब या इस लैंड ऑफ गोल्ड की देन थी। द्वितीय नगरीकरण जो हुआ वो इस लैंड ऑफ गोल्ड की देन है। और इसी के आगे अगर हम ब्रह्मपुत्र की तरफ बढ़ें तो थोड़ा सा अपने मैप में देख करके बात हमारी समझेंगे तो ये मांजुली द्वीप दिख रहा है जो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया उपजाऊ क्षेत्र है। बेटा ये भी लैंड ऑफ गोल्ड है। और अगर इधर हम साउथ की तरफ जाएं तो आप कह सकते हैं कि यहां पर कौन, रायचूर का द्वीप। तो आप देखें कि भारत के हर क्षेत्र में लैंड ऑफ गोल्ड है। अगर बेटा ये ना होता लैंड ऑफ गोल्ड की, अगर हम बात करें कि अगर इसकी क्या देन है, तो नेक्स्ट पेज पे लेंगे आपको अच्छे समझाने के लिए। आप अपने से चीजें को इंटरलेट करते रहिएगा, बोर्ड में वो सारी बातें एक साथ नहीं आ पाती, तो हम इसे नेक्स्ट पेज में लैंड ऑफ गोल्ड लेकर के आपको बताएंगे। लैंड ऑफ गोल्ड की देन, लैंड ऑफ गोल्ड की क्या देन है, तो बेटा इसी लैंड ऑफ गोल्ड की देन है कि भारत को सोने की चिड़िया, भारत क्या बना, सोने की चिड़िया बना। और आप अगर एक अनुमान के आधार पर, हालांकि एग्जैक्ट डाटा नहीं है, अगर अनुमान के आधार पर बेटा हम बात करें लैंड ऑफ गोल्ड की या सोने की चिड़िया क्यों कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट एडी तक, पूरी बात को ध्यान से सुने समझे, बहुत मजा आएगा। फर्स्ट एडी तक जो भारत, समझिएगा, फर्स्ट एडी तक भारत का विश्व की जीडीपी में जो हिस्सेदारी थी बेटा वो 35% से अधिक मानी जाती है। एग्जैक्ट डाटा नहीं, हम एक अनुमान आपको दे रहे हैं। और अगर डाटा की बात करें तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि जब अंग्रेज बेटा आपके यहां आए 1608 में, जब अंग्रेज आपके यहां आए 1608 में, उसके बाद उस समय भी भारत की विश्व जीडीपी में जो हिस्सेदारी की अगर बात करें तो वो 24% से अधिक थी। ऐसे थोड़ी ना आपके यहां सब भागे चले आ रहे थे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये 24 से अधिक थी, जिसे अंग्रेज जब गए तो लूट करके 24 को 4 तक पहुंचा दिया था, ठीक है। तो बेटा यही सोने की चिड़िया के नाते ही पूरी दुनिया के आकर्षण का हमारा देश केंद्र बना और इतने सारे आक्रमणों का भारत को सामना करना पड़ा, ठीक है। ऐसे और आगे डिटेल में हम लोग देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि भारत पर इतने सारे आक्रमण जो हुए उसके पीछे भारत की समृद्धि महत्वपूर्ण एक तरह से कारण था। और अगर बेटा इस लैंड ऑफ गोल्ड की बात करें तो हम दूसरे पॉइंट में दिखा सकते हैं कि इसी लैंड ऑफ गोल्ड की देन है कि दुनिया की सबसे बड़ी
जनसंख्या का भरण पोषण, भरण पोषण हो पा रहा है, क्योंकि आपके देश का अकॉर्डिंग एरिया, क्षेत्रफल के हिसाब से जो पोजीशन है वो दुनिया में 7वां है। जो मैंने आपको बताया था, पहले पर कौन है? रूस, 2 पर कनाडा, 3 पर यूएसए, 4 पर चीन, 5 पर ब्राजील, 6 पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें पर आप आते, लेकिन जनसंख्या के दृष्टिकोण से आप पहले पे आ रहे हैं। अगर यही लैंड ऑफ गोल्ड ना होता, अगर भारत के ये दोआब क्षेत्र ना होते जो यहां पर आप देख पा रहे हैं, तो इतनी बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण संभव नहीं था। तो इतनी सारी चीजें आप देख पा रहे हैं जो भारत में आपको दिख रहा है, और इतनी सारी इतनी सारी विभिन्नताएं हैं, और इतनी सारी विभिन्नताओं के बावजूद हमारा देश एक राष्ट्र के रूप में दिखाई देता है, जो हमारे देश की अनेकता में एकता को प्रतिबिंबित करता है। अभी पूरा जवाब आपको नहीं मिला होगा, आपको ऐसा लग भी नहीं रहा होगा कि सर जो कह रहे हैं वो कैसे हो गया। बेटा बिल्कुल मैं जो कह रहा हूं वो अभी आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, अगले जैसे मुद्दे थोड़े और बढ़ेंगे आपको एकदम दिखने लगेगा कि जो मैं कह रहा हूं वो एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। ठीक है, तो भारत इतनी सारी विभिन्नताएं, जहां सागरी जलवायु से लेकर के आप कह सकते हैं कि शीत वायु तक हम लोग प्रभावित रहते हैं। हिमालय ना होता तो दक्षिणी उत्तरी ध्रुव की ठंडी हवाएं भी हम तक पहुंचती और बहुत यहाँ बहुत ठंड पड़ती, हालांकि अब भी पड़ती लेकिन उतनी नहीं पड़ती। तो ये सारी चीजें, इतनी सारी विभिन्नताएं हमारे यहाँ भौगोलिक रूप से दिखाई दे रही हैं। और आगे अगले पॉइंट पर हम लोग बेटा आते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है? राजनैतिक, पॉलिटिकल विभिन्नताएं, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी, राजनैतिक विभिन्नताएं। तो इस क्षेत्र में भी बेटा आप कह सकते हो कि हमारे यहां ढेरों विभिन्नताएं, हमारे यहां ढेरों विभिन्नताएं। और कैसे अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि हमारे यहां कबीलाई खानाबदोश से आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि पशुचारण, कबीलाई पशुचारण, कबीलाई पितृ सत्तात्मक रंगों में बटे समाज से लेकर हम कह सकते हैं कि राजतंत्री गणतंत्री सल्तनत कालीन प्रणाली, मुगल कालीन प्रणाली, ब्रिटिश संसदीय
व्यवस्था तक के तत्व दिखाई देते हैं। तो यहां से जीवन आगे बढ़ा हमारा, खाना बदोश। जब हम पूरी तरीके से प्रकृति पर आश्रित थे, वहां से जीवन हम आगे बढ़ाते हुए वैदिक काल में आए तो पशुचारण कबीलाई व्यवस्था के तहत जीवन जिए, और उसके आगे बढ़े तो आप देख रहे हैं कि राजतंत्री की बेटा अगर बात करें तो इसकी शुरुआत हम कहां से देखते हैं? हर्यक वंश से। सब आगे इतिहास में डिटेल में, जिसको समझ में मान लीजिए हर्यक वंश के बारे में नहीं पता है तो जान लें कि यही भारत का पहला राजनैतिक राजवंश है, जिसका समय था 544 BC। बिंबिसार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और गणतंत्री की बेटा बात करें तो आप कह सकते हैं कि भारत में लिच्छवियों द्वारा ही पहले गणतंत्र की क्या की गई? स्थापना। भी मैंने कहा था विश्व गुरु के। आप देखिए कि राजतंत्री अर्थात मोनार्की और गणतंत्री अर्थात रिपब्लिकन, दोनों ही चीजों का हमारे यहाँ ही जन्म हो रहा है। सल्तनत काल की बात करें तो जब हमारे यहाँ तुर्क आए तो उनकी व्यवस्था भी, और सल्तनत की अगर बात करें तो इसी के देन थी इक्तेदारी व्यवस्था। इक्तेदारी व्यवस्था मुगल काल की अगर हम बात करें तो इन्हीं की देन थी मनसबदारी। और ब्रिटिश संसद की ब्रिटिश व्यवस्था की बात करें तो अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवारी, ये सारी व्यवस्थाएं हमारे पॉलिटिकल व्यवस्था में देखने को मिलता है। लेकिन एक बात आपको समझना होगा कि यदि भारत में बेटा राष्ट्रवाद की बात करें तो यह या इसका उदय बहुत बाद में, इसका उदय बहुत बाद में दिखाई देता है, जब 1905 में बंगाल का विभाजन भंग हुआ। इसी की प्रतिक्रिया में स्वदेशी व बहिष्कार का आंदोलन हुआ। ये पहला आंदोलन है बेटा जिसमें भारत के पहली बार राष्ट्रवाद का उदय दिखाई दे रहा है। तो हम लोग पॉलिटिकल पॉइंट पढ़ रहे हैं, वहां पर इस मुद्दे को जानना जरूरी था कि हम पॉलिटिकल का मतलब है कि पूरे देश को एक सूत्र में बांधना। तो वो स्थिति क्या भारत में थी कि क्या ऐसी कोई यहां सत्ता थी जो पूरे भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांध करके रखी हो? तो बेटा ये हम कह सकते हैं कि ये स्थिति हमको बहुत बाद में दिखाई देता है। अर्थात हम कह सकते हैं जो वर्तमान भारत है जिसका जन्म 1947 में हुआ अंग्रेजों की स्वतंत्रता के बाद। लेकिन अगर राष्ट्रवाद की बात करें तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद 1905 के पहले तो देखने को नहीं मिलता। अगर इसके प्रमाण की हम बात करें तो हम प्रमाण में कह सकते हैं कि जैसे 1800 इसी स्थिति को देख करके भारत में राष्ट्रवाद के अभाव को ही देख करके 1883 में J.R. सीले ने एक कथन कहा। समझिएगा, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि राष्ट्रवाद 1905 के बाद हमें दिखाई देता, उसके पहले नहीं था। तो कैसे इस बात को हम प्रमाणित करें?
तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसका पहला प्रमाण है J.R. सीले का कथन, जो उन्होंने 1883 में कहा। क्या कहा कि भारत मात्र एक भूखंड, भारत मात्र एक भूखंड है, अर्थात पूरा भारत भूखंड से जुड़ा है। यहां अर्थात भारत में रहने वाले लोगों का आपस में कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं है। इसी को देखकर कि भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है, और इसी के आधार पर इन्होंने ये बात कही कि भारत केवल भूखंड से जुड़ा है, लेकिन विचार से नहीं। यह इनके इस कथन से प्रमाणित हो रहा है। और एक कथन, दो कथन देख लेते हैं। एक 1884 में जॉन स्ट्रेची, 1884 में इसी तरीके से जॉन स्ट्रेची ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को संबोधित करते हुए भारत के बारे में बताया कि, क्या बताया कि भारत न तो कभी एक था, चलिए पास्ट की बात हुई, भारत न तो एक था। ठीक लग रहा है भाई, भारत पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, भारत एक राष्ट्र नहीं था, सही बात है, पूरे छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। दूसरी बात इन्होंने कही, ना तो एक है। यह भी आप मान सकते हैं, क्योंकि हमने बताया कि अगर भारत में राष्ट्रवाद के उदय को हम तारीख में जाकर के देखें तो 1905 के पहले अभी मैंने बताया कि नहीं माना जा सकता। और यहां तक तो ठीक है, लेकिन बेटा इन्होंने भविष्यवाणी भी कर दी। और भविष्यवाणी करते हुए कहा, ध्यान से सुनिएगा, कभी एक होगा भी नहीं। या इन्होंने भविष्यवाणी भी कर दिया कि भारत ना तो कभी एक था, ना तो एक है, और ना ही भविष्य में कभी हो पाएगा। लेकिन जब, अगले पेज पर चलते हैं, लेकिन जब 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक और प्लस का मतलब और है, और 20वीं सेंचुरी के आरंभिक दशक, मतलब वही कि 1885 से 1905 की बात हो रही है। 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, जब आप कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक और 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशक में भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, तो इनकी भाषा
अब कैसे बताएं? इनकी भाषा बदल गई, इनकी भाषा बदल गई। अब कैसे अपना मुंह छुपाए? अब इनकी भाषा बदल गई, और इस बदली हुई भाषा में अगर बेटा हम प्रमाण के रूप में देखें तो अंग्रेज कूपलैंड, अंग्रेज कूपलैंड अब कह रहे हैं कि ये जो राष्ट्रवाद है, इसका जो उदय हुआ है, ये हमारी ही संतति, मतलब इनकी ही संतान है, ये इनकी ही देन है। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि अगर ये इनकी ही संतति थी तो इसे दूध पिलाने से इनकार क्यों किया, इसका गला घोटने का प्रयास क्यों किया, इस राष्ट्रवाद का दमन करने का क्यों प्रयास किया? इसका जवाब इनके पास नहीं था। तो बेटा आप कह सकते हैं कि हमारे देश का जो पॉलिटिकल हिस्सा है वो भी ढेरों विभिन्नताओं से भरा दिखाई दे रहा है, या इसमें ढेरों रंग दिखाई दे रहे हैं, जिसमें तुर्की, ब्रिटिश और भारत की गणतंत्री, राजतंत्री सारी व्यवस्थाओं का सम्मिलन है। और आप कह सकते हैं कि अगर हमारे संसद की बात करें, संविधान की बेटा बात करें, तो इस संविधान में भी दुनिया के सभी देशों के जो भी सार तत्व हैं या महत्वपूर्ण बातें हैं, सब हमारे संविधान में भी शामिल है। वो भी अपने आप में इस डाइवर्सिटी को दिखाता है, ठीक है, अपने आप में समाहित किए हुआ है। तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख रहे हैं कि हमारे देश में बहुत सारी विभिन्नताएं दिखाई दे रही हैं। अगला पॉइंट बेटा हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट क्या था? रिलीजियस डाइवर्सिटी, धार्मिक विभिन्नताएं। तो इसमें भी बेटा आप कह सकते हैं कि आपका देश ऐसा देश है जहां दुनिया के सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, दुनिया के सारे धर्मों के बेटा लोग आपके यहां दिखाई देते हैं। और जिसमें से 4 प्रमुख धर्मों, कौन कौन से? हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख। इन 4 धर्मों के लिए तो हमारा देश क्या है? जन्मस्थली है ना? तो आप कह सकते हैं कि धार्मिक रूप से तो आपके यहां बहुत डाइवर्सिटी दिखाई दे रही है, और दुनिया के लगभग सारे धर्म के लोग आपके देश में एक साथ रहते हैं। आप देखिए बेटा कि दीवार
बदलते ही धर्म बदल जाता है। पता चला दीवार की इस तरफ कोई हिंदू रह रहा है, दीवार के उस तरफ कोई मुसलमान रह रहा है, अगली तरफ कोई सिख रह रहा है, अगली तरफ कोई ईसाई धर्म का रह रहा है। तो इस तरीके से दीवार बदलते ही धर्म बदल जाता है। ये इतना ही नहीं, अगर आपकी हम बात करें तो ढेरों स्टूडेंट, आप सब लोग कई अलग अलग धर्मों के होकर के भी एक साथ रहते हो, जो भारत में इस चीज को दर्शा रहा है कि अलग अलग धर्मों का, है ना, होना कोई मुद्दा नहीं रखता। हम अलग अलग धर्म के होकर के भी एक साथ रहते दिखाई दे रहे हैं, जो एकमात्र आपके देश में ऐसी स्थिति दिखाई दे रहा है। आगे आपको लेकर के चलते हैं। अगला मुद्दा है बेटा सामाजिक। तो आपको पता है धर्म ही समाज का आधार होता है। तो जब आपके यहां प्रत्येक धर्म के लोग रहते हैं तो आप कह सकते हैं कि इसमें भी ये सारी चीजें विद्यमान हैं। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि आपके समाज में जो हमारा जो समाज है, इसमें प्रत्येक रंग, दुनिया के प्रत्येक रंग मिले हुए। फिर भी यदि हम बेटा भारतीय समाज की बात करें, थोड़ी सी झांकी देख ले, तो अगर भारतीय समाज की बेटा हम बात करें तो आप कह सकते हैं खाना, अभी वही बता रहे थे, खाना बदोश से आगे बढ़ते हुए आप कह सकते हैं पशु चारण, पितृ कबीलाई, पितृ सत्तात्मक, रंगों में बटा, स्वतंत्र समाज से आगे बढ़ते हुए वर्णाश्रम या चातुर्वर्ण व्यवस्था अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बटा समाज आपका दिखाई दे रहा है, जिसमें ढेरों जनजातियों, इसमें ढेरों जनजातियों, संकर जातियों का रंग मिला हुआ है। तो आपका समाज भी ऐसा समाज है जिसमें सारे रंग एक साथ मिले हुए हैं, लेकिन यह भारत की भूमि की अपनी गुणवत्ता है कि यह सारी डाइवर्सिटी को अपने में समाहित करने के बावजूद सबको एक सूत्र में बांधे हुए है। यही लिए कहा जाता है कि क्षेत्र, भौगोलिकता, जलवायु का प्रभाव व्यक्ति पर भी पड़ता है, उसके विचारों पर भी पड़ता है। इसका अगर एक उदाहरण देखें तो जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर के हस्तिनापुर पहुंचते हैं तो हस्तिनापुर में उन्होंने अपना श्रमिक मांगना शुरू कर दिया माता पिता से। माँ तो भावुक होकर के बिल्कुल विचलित हो गई, लेकिन पिता समझदार थे, उन्होंने ये बात समझ लिया कि पुत्र तो ऐसा नहीं है, निश्चित तौर पर कोई और बात है। पिता ने स्थिति को समझने के लिए श्रवण कुमार से कहा, बेटा आगे चलो, श्रमिक ले लेना। आपको पता है जैसे ही श्रवण कुमार हस्तिनापुर को पार करते हैं, उन्होंने माता पिता को नीचे उतारा कंधे से और नतमस्तक होकर के क्षमा याचना करना शुरू कर दिया कि माता पिताजी मुझसे गलती हुई, हमने ऐसी मांग की। पिता ने पुत्र को, श्रवण कुमार को समझाया कि बेटा ये तुम्हारा दोष नहीं था, ये इस क्षेत्र का प्रभाव था। गांधी जी ने कहा व्यक्ति बुरा नहीं होता, संस्था बुरी। डिटेल में पढ़ा जाएगा, ठीक है। व्यक्ति बुरा नहीं होता मतलब
कि ईश्वरवादी थे गांधी जी, उनकी ईश्वर में आस्था थी और सभी जीव को, सभी मनुष्य को ईश्वर का अंश मानते थे, इसलिए ईश्वर का अंश कैसे गड़बड़ हो सकता है। इसलिए उनका मानना था कि कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता, बुरी संस्था होती है, वो परिवेश होता है जिस परिवेश में व्यक्ति जीता रहता है। ठीक है, इसीलिए गांधी जी की लड़ाई अंग्रेजों से नहीं थी, अंग्रेजीवाद से थी, अर्थात ब्रिटिश साम्राज्यवाद से था। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत का जो भूखंड है अपने आप में ऐसा भूखंड है जो ढेरों नहीं, दुनिया की सारी विभिन्नताएं अपने में समेटे हुए है, फिर भी एक राष्ट्र के रूप में हमको दिखाई देता है। ये हमारे देश की डाइवर्सिटी में, या कहें कि ये हमारे देश की अनेकता में एकता को दर्शाता है। अगले पॉइंट पर बेटा हम लोग आते हैं। अगला पॉइंट क्या है? भाषाई। तो जब प्रत्येक धर्म के लोग आपके यहां हैं तो आप सीधे कह सकते हो कि प्रत्येक देश की भाषा भी होगी, अर्थात आपके यहां भाषाएं भी लगभग सारी होंगी। आपके संविधान में के 8वीं अनुसूची के 344 और 351 में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें जो आरंभिक 4 हैं वो कौन कौन सी हैं? A, B, G, H, असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, और जो अंतिम या कहें कि जो लेटेस्ट, अंतिम इसलिए नहीं कह सकते कि भाषा आगे बढ़ सकती हैं, तो जो लेटेस्ट 4 भाषाएं हैं बेटा वो कौन कौन सी हैं? BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। खैर ये सब काम आपका है, हमें दिमाग में था तो हमने बता दिया। तो आप देख रहे हैं कि भाषाओं के आधार पर भी आपका देश ऐसा देश है जहां ढेरों विभिन्नताएं पाई जाती हैं, अर्थात दुनिया की सारी भाषाएं यहां पर दिखाई दे रही हैं। अंतिम पॉइंट बेटा हम लोग लेते हैं सांस्कृतिक। कल्चरल विभिन्नताएं। तो जब हर धर्म, या कहें कि जब प्रत्येक धर्म के लोग हमारे यहां विद्यमान हैं तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक धर्म से जुड़े जो रीति रिवाज हैं, रहन सहन, खान पान, ये सब भी तो विद्यमान होगा। लेकिन इन सब के बावजूद हम पूरे देशवासी हर त्योहार, चाहे वो हमारे धर्म से हो अथवा ना हो, किसी दूसरे धर्म का हो, तब भी मिलजुल करके मनाते हैं। और इस बात का प्रमाण, या इस बात का हम दुनिया को प्रमाण देते हैं कि हम चाहे कितने भी हमारे में विभिन्नताएं हो, लेकिन हम सब क्या हैं? एक हैं। यही हमारे देश की अनेकता में क्या है? एकता है। अब बेटा ये तो हमने आपको बताया
कि ये हमारी सारी विभिन्नताएं थी, डाइवर्सिटीज थी। अब हम लोग सीधे मुद्दे पर जो बताने के लिए इतनी सारी बातों पर हम लोगों ने चर्चा किया, वो है 3 सवाल। उसमें पहले सवाल पर हम लोग मैं आपको लेकर के चलता हूं। पहला सवाल था कि हमारे देश पर इतने आक्रमण क्यों, या से थोड़ा सा और आप समझ ले तब इस मुद्दे पर हम आते हैं कि बेटा हम कह सकते हैं कि इतने के बावजूद, इसमें लाइन थोड़ी सी ब्रेक हुई है, वो मतलब मैं सोच रहा था इसको ना बताऊं, बता देता हूं, ठीक है। इतने के बावजूद, इतने के बावजूद बेटा मतलब जितनी हमने सारे पॉइंट्स पर चर्चा किया, इस इतने के बावजूद अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे देश पर ढेरों आक्रमण, यस नो। इस मुद्दे को बताने के बाद आपको समझाना, प्रश्न जो लिया गया है आसान हो जाएगा, है ना। इतने के बावजूद हमारे देश पर ढेरों आक्रमण हुए हैं। जैसे बात करें क्रम की, तो जैसे आर्य विवादित है लेकिन माना जाता है, आर्य, इसके बाद ईरानी, ईरानियों के बाद यूनानी, यूनानी के बाद शक, शक के बाद पहलव, पहलव के बाद कुषाण, कुषाण के बाद हूण, हूण के बाद अरबी, हाँ यस, अरबी, अरबी के बाद तुर्की, तुर्की के बाद अफगानी, अफगानी के बाद पुर्तगाली, पुर्तगाली के बाद मुगल, मुगल के बाद डच, डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद डेन, डेन के बाद फ्रांसीसी। बेटा ये सब आने का क्रम है, इसको आप एकदम आया हुआ सवाल है। और अगर हम बात करें इतने सारे आक्रमणों में, अगर इनको हम बात करें तो अगर कह सकते हैं कि इस अगर इनके आक्रमणों की बात करें तो आप कह सकते हैं कि ये आक्रमणों की संख्या अगर संख्या में इसकी बेटा हम बात करें तो हम कह सकते हैं इन आक्रमणों की संख्या सैकड़ों से भी अधिक हो। अगर एक एक आक्रमण की बात करें, जैसे गजनवी 17 बार, बाबर 5 बार, अफगानी 8 बार, तो बेटा अगर ये तो 16 आक्रमण आपको दिख ही रहा है। अगर इन आक्रमणों में कितनी बार आक्रमण हुए हैं, अगर उसको आप देखना चाहें तो इन आक्रमणकारियों की संख्या सैकड़ों प्लस हो, सैकड़ों प्लस होगी। और अगर बेटा इन आक्रमणकारियों के कुल शासन काल को हम समझना चाहें तो आप कह सकते हैं कि इन आक्रमणकारियों का जो शासन काल था वो भारत पर
जितना शासन भारतीयों ने नहीं किया, उससे कहीं अधिक शासन इन विदेशियों का हम पर रहा। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश की जो संस्कृति और सभ्यता है वो क्या रही, अक्षुण्ण और अपरिवर्तित रही, जो हमारे देश की अनेकता में एकता को क्या करता है, दर्शाता है। तो बेटा अब आपके दिमाग में एक इमेज बन चुकी होगी, अब हम सवाल से जोड़ करके आपको उत्तर दे सकते हैं। आइए पहला प्रश्न लेते हैं कि हमारे देश पर, क्वेश्चन नंबर 1, हमारे देश पर इतने आक्रमण क्यों? तो इसे यहीं से सीधे ड्रॉपिंग कर लीजिए। पहला जो हम बताएं उसी पर जाते हैं। पहला पॉइंट, हमारी समृद्धि, हमारे देश की समृद्धि। 2, राजनैतिक कारण। 3, भौगोलिक। बेटा राजनीतिक समृद्धि की बात करें तो हमने आपको बता दिया कि आपका देश सोने की चिड़िया, आपका देश सोने की चिड़िया की पहचान रखता था, जो कि पीछे हमने बताया कि अगर फर्स्ट एडी की आप बात करें तो फर्स्ट एडी में विश्व की जीडीपी का 35% से अधिक की हिस्सेदारी आपकी हुआ करती थी। जब अंग्रेज आए तब भी आपकी जीडीपी विश्व की जीडीपी का 24% हुआ करता था। जब अंग्रेज गए तो इसे लूट कर 4 तक पहुंचा दिया था। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि यह पहला पॉइंट है कि हमारी जो समृद्धि थी वो पूरी दुनिया को हमारी ओर आकर्षित करती थी। अगर इसके प्रमाण की बात करें तो आप कह सकते हैं कि भारत पर जो पहला आक्रमण हुआ वो दारा प्रथम का, जिसने 522 से 486 बीसी के बीच आपके देश पर आक्रमण करके पश्चिमी सिंध क्षेत्र को विजित किया और इसे अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत, सब डिटेल में इतिहास में पढ़ा जाएगा, परेशान नहीं होंगे। बस आप केवल इतिहास की समझ विकसित कर ले इस बेसिक हिस्ट्री से, ताकि आगे जब क्लास हो तो आपको मजा आए। तो इस तरीके से बेटा जो भारत पर हमने कहा कि आक्रमण का एक कारण हमारी समृद्धि थी, जो भारत की सोने की चिड़िया पहचान थी, उसका ये कारण था। और उसको अगर हम प्रमाण में देखें तो पहला आक्रमण आपके ऊपर ईरानियों का हुआ, किसके द्वारा, दारा प्रथम द्वारा। कब, 522 से 486 बीसी के बीच। कहां, पश्चिमी सिंध क्षेत्र को इसने जीता और इसे जीत करके इसने अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। और बेटा इस पश्चिमी सिंध से जो इसे टैक्स मिलता था वो 360 टैलेंट होता था, जो, ध्यान से सुनिएगा, जो इस दारा तृतीय के शेष प्रांतों का 1/3, अर्थात दारा के साम्राज्य में 23 प्रांत थे, उस 23 प्रांतों में से 1/3 आय केवल इस
आप जो क्षेत्र आप में इसने आपका जीता था उस क्षेत्र से इसको मिलता था। तो आप देख पा रहे हैं कि सोने की चिड़िया की यहाँ पर प्रामाणिकता। अगर और आगे हम बढ़े तो आप यहीं पर एक बात और समझ लीजिए, यही दारा का ही आक्रमण था कि आगे आक्रमणकारियों के लिए भारत की राजनैतिक पोल खोली। आगे हम इसमें देखेंगे, अभी बस सुन लें, ठीक है। तो आगे देखते हैं अगला आक्रमण की अगर हम बात करें, इसी के तहत आप देखेंगे कि सिकंदर का आक्रमण हुआ, और जब गजनवी द्वारा सोमनाथ को जीता गया, तो बेटा आपको पता है कि इस सोमनाथ से इतनी अकूत संपत्ति इसने लूटी थी कि जो ये संपत्ति लूटा था, उस संपत्ति के जो खजाने थे, इन खजाने की केवल कुंजियां ही 9 ऊंट पर लद करके गए। अब आप सोच करके देखें कि केवल खजानों की चाबियां 9 ऊंट पर लाद करके ले जाया गया, तो खजाना कितना रहा होगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं बेटा, एक कारण था आक्रमण का जो आपकी समृद्धि थी, इसे और पीछे हमने डिटेल में आपको बताया था। अगला कारण आपने देखा कि क्या था, आपकी राजनैतिक कारण। तो राजनैतिक कारण में बेटा अभी हमने आपको बताया कि हम भूखंड से तो एक थे, लेकिन कभी 1905 के पहले अगर हम बात करें तो कभी हम एक धागे में नहीं बंध पाए। हमारी जो राजनैतिक सत्ताएं थी वो कभी एक सूत्र में नहीं बंध पाई। और खास करके अगर हम बात करें तो पश्चिमोत्तर भारत की, खास करके पश्चिमोत्तर भारत की, अर्थात आप कह सकते हैं कि जो ये क्षेत्र था, इस क्षेत्र की जो राजनैतिक स्थिति थी वो कभी मजबूत नहीं हो पाई। और आप कह सकते हैं कि यहां इस क्षेत्र में जो पॉलिटिकल स्थिति था वो पूरा का पूरा काल जो था वो छोटे छोटे राज्यों में बटा दिखाई देता। अगर डाटा की बात करें तो जब सिकंदर ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था तो यह क्षेत्र 28 छोटे छोटे राज्यों, यहां पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग सारे मुद्दे हैं और बहुत डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, एकदम बिल्कुल आपको इतिहास यहां पर दिखेगा। अभी ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो रहा है, इस क्लास बड़ी हो रही है, आपको दिक्कत होगी, तो हम जल्दी जल्दी आपको चीज़ें समेट दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं बेटा कि एक जो हम पर इतने सारे आक्रमण हुए, एक हमारी समृद्धि, दो हमारा पॉलिटिकल जो लैक ऑफ, आप कह सकते हैं यहां पर लैक ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी, लैक ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी, हमारे में राष्ट्रीय राजनैतिक एकता का क्या था, अभाव था। इसी में बेटा और एक पॉइंट आप ले सकते हैं, लैक ऑफ नेशन कॉन्सेप्ट, राज्य संकल्पना का भाव। हम एक साथ एक भूखंड में रहते थे, लेकिन एक साथ
जुड़ने को तैयार नहीं थे। और जैसे ही दारा ने हमारे यहाँ प्रवेश किया, भारत की यह स्थिति पूरे पश्चिमी भारत के लिए उजागर हो गई और वहाँ से लगातार एक के बाद एक आक्रमण होने शुरू हो गए। जैसे ईरानियों का हुआ, फिर सिकंदर का हुआ, उसके बाद फिर आप देखें कि शक, हूण, कुषाण, उसके बाद अगर बात करें तो अरबियों का, फिर तुर्कों का। ठीक है, तो इस तरीके से एक सीरीज बन गई और यह जो द्वार था ये कभी आज भी रेड क्लिफ बन करके समस्या बना हुआ है। तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी जिसके नाते इस क्षेत्र से हम अपनी सुरक्षा नहीं कर पाए। हालांकि बाकी हमें इस क्षेत्र से जहाँ समुद्र सुरक्षा दे रहा था, यहाँ से हिमालय दे रहा था, लेकिन ये द्वार हम सुरक्षित नहीं कर पाए। और वहाँ कोई ऐसी पॉलिटिकल सत्ता भी नहीं आई जो पूरे क्षेत्र को एक सूत्र में बांधकर एक मजबूत सत्ता स्थापित करता, जो आने वालों को रोक पाता, जो आगे चल करके मौर्यों ने किया, जो आगे चल करके गुप्तों ने किया। लेकिन जैसे ही सत्ता का विघटन हुआ, फिर से यह द्वार खुल गया। ये बार बार होता रहा। ठीक है, तो बेटा एक सवाल का उत्तर है कि हमारे पर इतने आक्रमण के ये कारण थे, हमारी समृद्धि, हमारे राजनैतिक कारण और हमारी भौगोलिकता। दूसरा पॉइंट बेटा है कि हमारी पराजय का क्या कारण था। क्वेश्चन नंबर 2, पराजय का क्या कारण। इसमें मुद्दे लगभग सेम रहेंगे। पराजय का क्या कारण, क्या लगता है आपको? आपकी योग्यता, आपकी बहादुरी, आप में लड़ने की क्षमता नहीं थी? जी नहीं, हम किसी मायने में पीछे कमजोर नहीं थे, लेकिन इसमें जो कारण है, तो जैसे एक कारण हम लोग देखते हैं राजनैतिक, सॉरी राजनैतिक कारण की अगर बेटा बात करें तो आप पहला पॉइंट इसमें ले सकते हैं हमारे आदर्श। ध्यान से समझिए, आदर्श की मैं जो बात कर रहा हूं, तो आदर्श भारत जो था वो शंख बजा करके, पहला आदर्श कि हम युद्ध कैसे लड़ते थे, शंख बजा करके। दोनों तरफ की सेनाएं आके आमने सामने खड़ी होती थी, फिर शंख बजाया जाता था और शंख बजाने के बाद फिर आक्रमण होता था और इसके बाद दोनों सेनाएं आपस में लड़ती थी, फिर फैसला होता था। और जब सायंकाल होता था फिर शंख बज जाता था, युद्ध रुक जाता था। लेकिन यह भारत के भीतर की लड़ाई ऐसे लड़ी जाती थी। जो बाहर से शत्रु आया था उसको क्या पता शंख कैसा होता है। अब पता चला आप युद्ध मैदान में शंख लेकर के बजा रहे हैं, सामने वाला सोच रहा हम लड़ने आए, पोपो बजा रहे हैं। चलो खैर, आपका शंख बजा, युद्ध शुरू हुआ। अब लड़ते लड़ते आपकी तलवार सामने वाले की गर्दन पर पहुंची थी कि तब तक आपके यहां शंख बज गया, शाम हो गई, युद्ध बंद। आपने आदर्श का पालन किया और इस आदर्श को निभाते हुए आपने क्या किया, तलवार रख लिया, चलो कल बताएंगे। क्या लगता है कल फिर जब शंख बजेगी, तो जब आप सामने खड़े होंगे तो क्या लगता है आप फिर कहेंगे चलो गर्दन यहां इधर करो, यहीं तक कल बात हुआ था। ये भारत ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच हो रहा है, बारिश हो गई, मैच रुक गया, बारिश शुरू हुई, मैच रुक गया, फिर बारिश बंद हुई, चलो भैया जहां जहां लगे थे लग जाओ, सारे फील्डर जहां जहां लगे थे। बेटा अब आदर्शों की मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आदर्श दोनों पक्ष का होना चाहिए ना। तो यहां एक बात कि हम जो युद्ध लड़ते थे वो शंख बजा करके लड़ते थे, सामने वाला, अब अगले दिन जब युद्ध शुरू हुआ और सामने वाले की तलवार आपके गर्दन तक आ पहुंची और फिर आपका शंख बजा, युद्ध समाप्त, तो क्या लगता है कि सामने वाला अपनी तलवार हटा लेगा आपकी गर्दन पर से? जी नहीं, अब चाहे शंख बजाओ चाहे भोंपो, बिना गर्दन काटे वो हटने वाला नहीं है। एक आदर्श। दूसरा आदर्श,
हम निहत्थे पर वार नहीं करते। लड़ते लड़ते सामने वाले की तलवार गिराई, उठा तलवार, निहत्थे पर वार नहीं करते, उठा उठा करके अटैक करवा रहे। सामने वाला इस इंतजार में एक बार तुम्हारा गिरे। क्या लगता है जब आपका गिरेगा तो आपसे कहने वाला है कि उठा तलवार? उठाया, आपको एक राउंड पूरा किया, फोटो बना दिया आपको। तो ये हमारी हार का दूसरा कारण था। तीसरा बेटा कारण, पीछे से वार नहीं करते। पीछे से वार नहीं करते, सामने वाला जहां पा रहा है वहीं मार रहा है, हाथ कान पैर नाक कान मुंह। आप सीना इधर कर पीछे से वार नहीं करेंगे। अरे तराइन के युद्ध में 1191 में क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान के भाई गोविंद राज ने जब गौरी को घेर लिया तो गौरी को लगा कि अब हम मारे गए, उसने खट से पेट दिखाई और निकल लिया। अगर उसी समय इन आदर्शों को हटा करके गौरी को मार दिए होते तो फिर भारत में सल्तनत सत्ता की स्थापना ही नहीं होती। तो ये आदर्श। अगले आदर्श की बात करें बेटा, और अगर आगे हम बढ़े पराजय के कारण में, तो आप कह सकते हैं कि हमारे यहां जाति पात छुआ छूत कूट कूट करके भरा था। सामने वाला इन चीजों से बहुत दूर, और पता चला अगर आप ही की सेना में कोई अछूत आपकी ओर से ही लड़ रहा है तो सामने वाले शत्रु से ज्यादा ध्यान आप अपने उस अछूत की ओर देते थे, कहीं उधर से लड़ो छुआ ना जाए, उधर से लड़ो। अब इधर फोकस के तब तक एक राउंड हुआ, ठीक है। तो ये बेटा ये सारे कारण थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम लोग युद्ध को खेल समझते थे, अदिरा मदिरा आजा गांजा पी करके जाते थे। और हम सब की बात तो नहीं जानते, लेकिन भांग मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक नशा है, जिसका मैं पूरी तरीके से मैं जानता हूं, मुझे खिलाया गया है। और भांग के नशा से ज्यादा खतरनाक कोई दुनिया का कोई नशा नहीं। भांग खिलाने के बाद ये उंगली अगर किसी को दिखाइए तो बल्लम नजर आता है। अब ये सब भांग खा करके इतनी बड़ी बड़ी तलवार लेकर के लड़ने गए। अब इतनी बड़ी तलवार जब उंगली बल्लम नजर आ रही है तो इतनी बड़ी तलवार इनको लगता था काला उदल वाली हम मिली है। अब ले लेकर के युद्ध मैदान में कूदे। जब इतनी बड़ी तलवार आला उदल वाली नजर आ रही, तभी सामने वाला शत्रु बहुत दूर है। इनको लगता था कि आ गए, मार हौक रहे हैं। अभी सामने वाला बहुत दूर है, लेकिन इनको लग गया कि आ गए, पहुंच गए, अब मार हौक रहे। हौकते हौकते जब थक गए तब शत्रु पहुंचा, इनको गोद गोद करके रख दिया। तो बेटा ये सारे एक कारण थे। और अगर हम बात करें कि राजनीतिक में अभी जो हमने बताया था, लैक ऑफ यूनिटी, अगर हमारे किसी क्षेत्र पर कोई बाह्य आक्रमणकारी आक्रमण करता था तो जो अन्य राज थे वो उसका साथ नहीं देते थे, बल्कि खुश होते थे कि अच्छा हुआ हमसे गुंडे दिखा रहे थे, अब अच्छा हुआ पीटे जा रहे हैं। आप सोचें कि सिकंदर जब भारत की ओर बढ़ रहा था तो आम्भी पोरस को पराजित करने के लिए सिकंदर की ओर जा मिले। इसीलिए सिकंदर को भारत के इतिहास में पहला देशद्रोही शासक कहा गया। अगर वही 28 के 28 राज्य जो उस समय सिकंदर जब आक्रमण कर रहा था, अगर एकजुट हुए होते, ना 28 के होते, पोरस का साथ अगर आम्भी जैसे शासकों ने भी दे दिया होता, तो शायद युद्ध का परिणाम कुछ और होता। सिकंदर शायद पोरस को पराजित ना कर पाता। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि हमारी हार का कारण हम खुद जिम्मेदार थे। और बेटा अगला पॉइंट इसमें हार का जो है वो क्या है? तकनीकी में पिछड़ना। तकनीकी में पिछड़ना, सामने वाला गोला बारूद तक पहुंच गया, हम वही बम तलवार बल्लम लाठी तक सीमित रहे।
अब उस तलवार से, उस बल्लम से गोला रुकेगा ना रुके ज्यादा अच्छा है। अगर कहीं गोला आपकी तलवार से टकरा करके फूट गया तो आप भी फूट जाएंगे। अगर तलवार से ना टकरा अगल बगल गिरे, हो सकता है उस संभावना रहे। लेकिन हम तकनीकी में सुधार नहीं किए और ये भी हमारे हार का क्या बना, कारण बना। और आपको पता होना चाहिए कि कहने का मतलब हमें लड़ने के लिए हमारे लिए संसाधन की सबसे अहम भूमिका होती है, जो हम उनका मुकाबला नहीं। गांधी ने ये औजार काहे लिए निकाला? अंग्रेज इन फील्ड तक पहुंच गए थे और हमारे पास क्या थे? देसी बनाया गया हाथ से कट्टा, जिसे फायर करने के बाद भी पूछना पड़ता था कहाँ लगी। स्पष्ट नहीं होता गोली लगी, उसमें से निकली है कि नहीं निकली। खैर बेटा, ये सब चीजें आगे डिटेल में पढ़ा जाएगा। तो ये सारे कारण थे, हम राजनैतिक रूप से एक नहीं हो पाए, हमारी भौगोलिकता जो थी वो कमजोर थी, ठीक है, और हमारा जो संसाधन था और हमारे जो आदर्श थे, ये सब मिलकर के हमारे हार का कारण बने। अंतिम पॉइंट है बेटा सवाल कि हमारी देश की जो संस्कृति और सभ्यता थी, ये कैसे अक्षुण्ण और अपरिवर्तित रही। तो बेटा इसके लिए बहुत डिटेल में आगे चल करके पढ़ेंगे, बस ऐसे जानिए इसके लिए जिम्मेदार कारण था हमारे देश की स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था। हमारे देश की स्वतंत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ये क्या था, हम इसे अगले पेज पर आपको समझाते हैं। तो बेटा हमारा जो देश है वो कहाँ बसता है? गांव में। हमारा देश कहाँ बसता है? गांव में। क्यों? जहां हमारी जरूरत पूरी होगी हम वहीं रहेंगे, ठीक है। यह गांव ही हमारी जरूरत की क्या करते थे? पूर्ति करते थे। आज भी है, आज भी 65% के ऊपर हम गांव में रहते हैं। तो इस गांव की क्षमता थी कि हमारी जरूरत पूरी करता, इसलिए गांव में रहते थे। इस गांव पर जो शासन करने वाली सत्ता थी, इस सत्ता से बेटा इस गांव का जो संबंध था वो बहुत सीमित होता था। ऐसा नहीं कि कोई विवाद मतभेद नहीं, लेकिन जरूरत ही, आवश्यकता ही हमें कहीं किसी से जोड़ता है। तो जब इस गांव की जरूरत इनके क्षेत्र से ही पूरी हो जा रही तो काहे कहीं जाएंगे। अगर किस गांव में कुछ कम हुआ तो पता चला इस गांव से ले लिया, इस गांव में कुछ कम हुआ तो इस गांव से आपस में अदला बदली करके ये गांव आपस में एक साथ रहते थे। और इस गांव का इस सत्ता के साथ जो जुड़ाव था वो सीमित, बस टैक्स लेने देने का। इसी स्थिति का जो लाभ है और जो हानि है जान ले, आपको समझ में आ जाएगा। तो बेटा इसका जो हानि हुई, इससे क्या क्षति हुई? इससे क्षति यह हुई कि इस सत्ता के पास जन समर्थन का अभाव, क्योंकि जनता उदासीन है। अब इस शासक के पास पूरी जनता का समर्थन नहीं है, ऐसे में जो आक्रांता है वह आक्रांता आसानी से इस पर आक्रमण करके इसे क्या करता था? पराजित, उसे पराजित कर देता था, ठीक है। यही कारण रहा कि बार बार हम पर आक्रमण होते रहे। बेटा इसका लाभ क्या रहा? इसका लाभ ये रहा कि इस सत्ता परिवर्तन का, इस सत्ता
परिवर्तन का समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखते हैं, जैसे बेटा पहले शासक यहां पर मान लीजिए कौन थे, गणेश थे। पहले यहां कौन थे, गणेश थे। अब गणेश पर दिनेश ने आक्रमण कर दिया, गणेश की जगह कौन आ गए, दिनेश आ गए। लेकिन ये जो जनता है गांव की, वो इस गणेश के साथ भी इसका संबंध बहुत सीमित है और दिनेश के साथ भी। तो जैसे गणेश को टैक्स देता था वैसे ही दिनेश को देगा। कहने का मतलब कि जैसे यह गणेश के काल में जीवन जीता था, अब वैसे ही दिनेश के काल में जिएगा। इसलिए इसके जो रहन सहन खान पान में बहुत बदलाव नहीं आएगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि यही हमारे देश की जो स्वतंत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, अर्थात हमारे गांव की जो ये क्षमता थी कि वो हमारी सारी जरूरत अपने से पूरा कर देते, तो उसी के नाते सत्ता परिवर्तन का समाज पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। और इसी की देन थी कि हमारे देश की जो संस्कृति थी और जो सभ्यता थी वो क्या रही, उतना प्रभावित नहीं हुई जितना होना चाहिए था। अंग्रेजों ने इसे तोड़ने का प्रयास किया लेकिन वो भी पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए। तो इस तरीके से बेटा इन सारी बातों से ये आपको इतनी सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी। ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इस लेक्चर में आपके लिए था। और इसको और डिटेल में अब हम लोग इतिहास में देखें। इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि आप यहीं पर सारी बातें ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं। ये तो खाली आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट करना था। तो क्लास लंबी हो गई थोड़ी इसलिए अब कुछ और बात नहीं करेंगे, सीधे आपसे बस इतना कहेंगे कि ध्यान से चीज़ों को सुने, देखें और भरोसा रखें। इतिहास आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं।